नमस्कार दोस्तों, केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज के सेशन से शुरुआत करने से पहले बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, हमारा चल रहा है यूनिट 10 में हमारा मध्य प्रदेश की जनजातीय। मध्य प्रदेश की जनजातियों में आज हम संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशन, ये तीनों से संबंधित एमसीक्यू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन 1987, दूसरा ऑप्शन 1980, तीसरा ऑप्शन 1994 और चौथा ऑप्शन 1992। जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा सही आंसर। तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1980 में मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना की गई थी। ये अवस्थित कहाँ है, मतलब कहाँ है? ये भोपाल में है। आयोजन कौन करता है इसका? निवास जनजाति निवास जनजाति और लोक संस्कृति विषयक सर्वेक्षण दस्तावेजीकरण प्रकाशन और समारोह का आयोजन किया जाता है। किसका किसका दोस्तों? निवास जनजाति और लोक संस्कृति विषयक सर्वेक्षण दस्तावेजीकरण प्रकाशन और समारोह का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आयोजन किया जाता है? तो देखते हैं। तुलसी समारोह, जनजाति चित्र प्रदर्शनी, एवं शिविर, इसका भी आयोजन किया जाता है। ये कहाँ आयोजन किया जाता है? तो ये खजुराहो में आयोजन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद निमाड़ उत्सव का भी यहीं किया जाता है। निमाड़ उत्सव का आयोजन किया जाता है। लोक रंग समारोह यहीं होता है। ये कहाँ होता है लोक रंग समारोह? भोपाल में। किसके द्वारा होता है? मध्य प्रदेश आदिवासी। इसी के अंतर्गत दोस्तों चौमासा पत्रिका प्रकाशन हुआ। चौमास पत्रिका, इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है। इसका संपादन कौन किया? संपादक, तो इसके संपादक है धर्मेंद्र पारे। तो आपसे पूछेगा चौमासा पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो चौमासा पत्रिका के संपादक धर्मेंद्र पारे हैं। पूछेगा मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद किस किस का समारोह कराती है? तो ये तुलसी समारोह, जनजाति चित्र प्रदर्शनी एवं शिविर, निमाड़, लोक रंग आदि का ये क्या कराता है? आयोजन कराती है। इसकी गठन कब हुआ था? तो 1980 में हुई थी। कहाँ हुई थी? वो भी भोपाल में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत भवन की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन 1982, दूसरा ऑप्शन 1984, तीसरा ऑप्शन 1986, चौथा ऑप्शन 1988। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों।
दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1982। भारत भवन की स्थापना 1982 में हुई थी। कौन किए थे? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा। कब? तो 13 फरवरी 1982। कहाँ किया गया था दोस्तों? भोपाल में किया गया था। डिजाइन किसने किया था? चार्ल्स कोरिया ने। किस अधिनियम के तहत हुआ? तो ये भारत भवन न्याय अधिनियम 1982 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। इसके 5 भाग होते हैं। कितने भाग? 5 भाग। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रूपंकर, जो ललित कलाओं के लिए होता है। दूसरा होता है वागार्ड, जो कि कविताओं का केंद्र होता है, संग्रहालय। तीसरा अनहद होता है। अनहद में क्या होता है? शास्त्रीय संगीत, ये सब शास्त्रीय और लोक संगीत। अगला होता है रंगमंच। रंगमंडल क्या होता है? रंगमंडल। ये किससे संबंधित है? रंगमंडल रंग मंच से संबंधित है। और लास्ट होता है छवि। छवि क्या होता है दोस्तों? ये सिनेमा से जुड़ी होती है। किससे? सिनेमा से। ये आपको चित्र ये सब देती है, तो इसको क्या बोलते हैं? छवि को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्या क्या देख लिए इसमें, देख लेते हैं एक बार और। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय इनके भारत भवन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 13 फरवरी 1982 को। कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी। डिजाइन किसने किया था? चार्ल्स कोरिया ने किया था। इसको 5 भागों में है। रूपंकर, वागार्ड, अनहद, रंगमंडल, छवि। ये 5 के बारे में देख लिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय स्थित है। पहला ऑप्शन छिंदवाड़ा, दूसरा है श्योपुर, तीसरा है खजुराहो, चौथा है खंडवा। जल्दी से कमेंट कीजिए कि आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा क्या? खजुराहो। कहाँ स्थित है? खजुराहो में। कब स्थापना हुआ? 2001 में। इसके बारे में विशेष क्या है देख लेते हैं। जनजाति कला परिषद प्रदर्शन, जनजाति कला प्रदर्शन और जनजाति लोक कला का क्या करना है दोस्तों? संरक्षण। किसका किसका? जनजाति कला प्रदर्शन और जनजाति लोक कला का संरक्षण करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना, पहला ऑप्शन 1964, दूसरा 1954, तीसरा 1977, चौथा ऑप्शन 1988। कब हुई थी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए दोस्तों, कब हुई थी? तो आपका सही आंसर होगा 1977 में। कब हुई थी? 1977 में। 1977 का डेट देख लेते हैं। 21 मार्च
1977 में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। इसका स्थानांतरण कर दिया गया नई दिल्ली से कहाँ? भोपाल। नई दिल्ली से भोपाल कब किया गया? तो 1979 में किया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय की रूपरेखा किसने तैयार की? दुर्गादास व्याम, रेवाची कामत, बादल भोई, शंकर शाह। मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय की रूपरेखा किसने तैयार की? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा रेवाची कामत। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की रूपरेखा किसने तैयार किया था? रेवाची कामत ने। कब किया? तो इसकी जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। नवीन भवन, जो इसी का नवीन भवन जो बना, न्यू भवन, ये कब बना? 6 जून 2013 को। ये स्थापना कहाँ हुई थी इसकी? बना कहाँ है ये? भोपाल में। क्या? मध्य प्रदेश जनजाति राज्य जनजाति संग्रहालय। प्रशासन देखते हैं इसमें। प्रकाशन किस किस चीज का प्रकाशन किया? तो ये चौमासा पत्रिका, अनुसंग पत्रिका का। कार्य की बात कर लेते हैं। जन सामान्य को जनजातीय समारोह, शिविर आदि के लिए संग्रहालय योजना प्रारंभ करना था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आदिवासी लोक कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा कौन सा प्रकाशन किया गया था? भीली कथाएं, शायरीय कथाएं, गोंड देवलोक, गोंड जनजाति गीत। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। दोस्तों आपका सही आंसर होगा भीली कथाएं। कौन सी होगी? भीली कथाएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व का पहला भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र कौन से जिले में प्रारंभ की गई थी? भीली समुदाय रेडियो केंद्र। पहला डिंडौरी, दूसरा बालाघाट, तीसरा खंडवा, चौथा अलीराजपुर। जल्दी से बताइए कहाँ की गई थी। दोस्तों आपका सही आंसर होगा अलीराजपुर। भीली समुदाय केंद्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो अलीराजपुर में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय अभी पढ़े थे, जबलपुर में, खजुराहो में, ग्वालियर में, भोपाल में। जल्दी से कमेंट कीजिए कहाँ है। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा कहाँ है? भोपाल में। स्थापना कब हुआ? 1964 में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। वन्य प्रकाशन आदिवर्ष कब स्थापना हुई? 2001 में। आदिवासी कला संग्रहालय 2006 में। गोंडी हिंदी शब्दकोश 2001 में। मावासी जनजाति पारंपरिक लोकगीत 1980 में। ये रहा आपका ऑप्शन 4 3 2 1 1 2 3 4 3 4 1 2 2 3 4 1। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों आइए देखते हैं। वन्य प्रकाशन आदिवर्ष इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। तो पहले का 4 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट
आंसर मतलब वन्य प्रकाशन आर्यवर्त की स्थापना 1980 में हुई थी। आदिवासी कला संग्रहालय की स्थापना 2001 में हुई थी। गोंडी हिंदी शब्दकोश इसकी स्थापना 2006 में। और मवासी जनजाति के पारंपरिक लोकगीत इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2021 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आप लोग वन्य प्रकाशन आदिवर्त देख लीजिएगा क्योंकि अभी ये 2024 में पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगले चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, त्रिवेणी संग्रहालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन जबलपुर, दूसरा ऑप्शन इंदौर, तीसरा ऑप्शन उज्जैन, चौथा ऑप्शन खजुराहो। जल्दी से कमेंट कीजिए, त्रिवेणी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा उज्जैन में। जी हाँ, त्रिवेणी संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई है? उज्जैन में, मतलब कहाँ स्थित है। इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा कब हुई थी? सिंहस्थ 2016 के बाद। सिंहस्थ का मेला उज्जैन में कब लगा था? 2016 में। ये किस किस से संबंधित है? ये शैव, शाक्य और वैष्णव, ये तीनों परंपरा से क्या है? संबंधित है। आपसे पूछ लेगा कि त्रिवेणी संग्रहालय किस किस परंपरा से संबंधित है, तो वैष्णव, शैव और शाक्य परंपरा से संबंधित है। स्थापना कब हुई थी? 2016 के सिंहस्थ के बाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया जाता है? मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर। तो आपका सही आंसर होगा चौमासा द्वारा इसका किया जाता है। कब हुआ था? तो 1983 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ट्राइफेड का पूर्ण रूप है? पहला ऑप्शन ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा ऑप्शन है ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरा ऑप्शन है ट्राइबल कोऑपरेशन मैनेजिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरा है ट्राइबल कोऑपरेशन मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जल्दी से बताइए ट्राइफेड का फुल फॉर्म। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होगा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इसका क्या होगा? ट्राइफेड का फुल फॉर्म होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फुल फॉर्म से रिलेटेड आप देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में एक न एक फुल फॉर्म पूछ देता है। जैसे अभी हम बात कर लेते थे, ट्राइफेड का फुल फॉर्म पूछ लिए हैं, ऐसे ही किसी के बारे में भी फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अलीराजपुर में, दूसरा ऑप्शन झाबुआ में, तीसरा ऑप्शन अनूपपुर, चौथा ऑप्शन शहडोल। कमेंट करिए दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थित है। दोस्तों ये आपका सही आंसर होगा अनूपपुर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? अनूपपुर में, अनूपपुर के अमरकंटक में।
कहाँ है दोस्तों? अनूपपुर के अमरकंटक में है। कब स्थापना हुआ था? 2008 में हुआ था। यह भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय, क्या है? भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय है। जनजाति विश्वविद्यालय भारत का पहला कहाँ स्थापना हुआ? अनूपपुर के अमरकंटक में। कब हुआ? 2008 में। अमरकंटक वही है दोस्तों जहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम हुआ है। किसका किसका? नर्मदा, सोन, जोहिला। नर्मदा के बारे में देखते हैं। नर्मदा नदी क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ है? अनूपपुर में। उसी प्रकार हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ये कहाँ है? तो ये है सागर में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पहला है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय 1990, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय 1964, राज्य जनजाति संग्रहालय 1954 और शहरीय जनजाति संग्रहालय 1977। दोस्तों पहला ऑप्शन है आपका 4 3 2 1, दूसरा 1 2 3 4, तीसरा 2 3 4 1, चौथा ऑप्शन 3 2 1 4। तो जल्दी से बताइए किसकी स्थापना कब हुई थी? किस संग्रहालय की स्थापना किस डेट में हुई थी? आइए दोस्तों बात करते हैं। तो देखते हैं इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इसकी स्थापना देखा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। अब देखते हैं ऑप्शन में कि पहले के 4 किस में है। तो पहले के 4 पहला ऑप्शन में है, दूसरा में नहीं है, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरे में देखें, तीसरे में भी नहीं, मतलब तीसरा ऑप्शन भी गलत और चौथा ऑप्शन भी आपका गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। तो अपन को पता चल गया कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना 1977 में हुई। उसी प्रकार बाकी के बारे में देखते हैं। तो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। राज्य जनजाति संग्रहालय, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। और दोस्तों शहरीय जनजाति संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1990 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन कब किया गया? आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन, पहला ऑप्शन 9 जनवरी 1984, दूसरा ऑप्शन 9 जनवरी 1983, तीसरा ऑप्शन 9 जनवरी 1982 और दोस्तों चौथा ऑप्शन है 9 जनवरी 1980। जल्दी से बताइए कब हुई थी आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा 9 जनवरी 1984। आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन 9 जनवरी 1984 को हुआ। किसने किया था? तो पूर्व सीएम अर्जुन सिंह। किसके काल में? पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के कार्यकाल में हुआ। उस समय अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष जो हैं, तो अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें विधि एवं जनजाति मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? विधि एवं जनजाति मंत्री होते हैं। इसमें सलाहकार की संख्या देखें तो 5 होते हैं। सदस्य की संख्या देखें दोस्तों तो 8 होते हैं। और एक
सचिव सदस्य होते हैं। एक सदस्य क्या होता है? सचिव। और एक सदस्य सचिव का सहायक होता है। देख लिए क्या क्या? देखिए, आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन 9 जनवरी 1984 में हुआ था। पूर्व सीएम कौन है? अर्जुन सिंह। अध्यक्ष क्या है? मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष क्या है? विधि एवं जनजाति मंत्री। सलाहकार 5 होते हैं, सदस्य 8 होते हैं। एक सदस्य क्या होता है? सचिव होता है। और एक सदस्य क्या होता है? सचिव का सलाहकार होता है। दोस्तों 1984 से खुद याद आया? 1984 में हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी, जो कि अभी बहुत ही चर्चा में रहा है, जिसका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो 40 वर्षों के बाद कहाँ लाया जा रहा है? उसको डाइजेस्ट करने के लिए पीठमपुर, मतलब उसको जलाने के लिए। तो ये बहुत चर्चे में रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ, उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे, भारत में किसकी सरकार थी, पूछ सकता है राज्यपाल कौन थे। तो आप 1984 से जितने भी संबंधित हैं, मतलब भोपाल गैस त्रासदी के समय भारत की और मध्य प्रदेश की, इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी ये फिलहाल बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 244, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 244(1), तीसरा ऑप्शन है 243(2), चौथा ऑप्शन 245(1). जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। दोस्तों आपका सही आंसर होगा आर्टिकल, मतलब अनुच्छेद 244(1). यह किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो 5वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। इसमें अधिकतम सदस्य 20 हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य 20 हो सकते हैं। किसी भी स्थिति में 20 से भी ऊपर सदस्य नहीं जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 63, चौथा ऑप्शन है 44। जल्दी से कमेंट कीजिए कि वर्तमान में कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं। दोस्तों आपका सही आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा 63। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कितने हैं? 163 हैं। इसकी स्थापना किसके अंतर्गत होती है? तो फर्म एंड सोसाइटी एक्ट के तहत, फर्म एंड सोसाइटी एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 29 अनुसूचित जनजाति एवं 4 विशेष रूप से कमजोर समूह हेतु संचालित है। 29 अनुसूचित जनजाति एवं 4 विशेष रूप से कमजोर जनजाति के लिए स्थापित किया गया है। ये कहाँ कहाँ है दोस्तों? तो देख लेते हैं। इंदौर, गुना, जबलपुर, कराहल कहाँ? श्योपुर। ये यहाँ स्थित है।
यहाँ कितने से कब तक चलता है? तो 6वीं से 12वीं की क्लास तक पढ़ाया जाता है। गुरुकुल विद्यालय कहाँ है? गुरुकुल विद्यालय तो ये संभाग स्तर पर संचालित होते हैं। किस पे? संभाग स्तर पर। वर्तमान में इसकी संख्या दोस्तों 4 है। गुरुकुल विद्यालय की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। एक है शहडोल में, दूसरा है इंदौर में, तीसरा है जबलपुर में और चौथा है भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। कौन सा गुरुकुल विद्यालय कहाँ है? भोपाल में। कितने हैं? 4 होते हैं। ये संभाग स्तर पर इसका गठन होता है। और पूछेगा एकलव्य आदर्श आवासीय महाविद्यालय ये कितने हैं? तो ये हैं 63 हैं, जिसमें 29 अनुसूचित जनजाति के तहत है और 4 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए संचालित किया जाता है। कहाँ कहाँ है? तो इंदौर में है, गुना में है, जबलपुर में है और कराहल श्योपुर में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है पूछा है, देखते हैं। बालक क्रीड़ा परिसर श्योपुर, यहाँ एथलेटिक्स के लिए है। दूसरा बालक क्रीड़ा परिसर खरगोन, जिम्नास्टिक के लिए। कन्या क्रीड़ा परिसर जबलपुर, साइकिलिंग के लिए। और कन्या क्रीड़ा परिसर झाबुआ, बैडमिंटन के लिए। मतलब कौन सा कहाँ नहीं है ये बताना है आपको। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन कहाँ नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों बालक क्रीड़ा परिसर श्योपुर ये तो सही है। बालक क्रीड़ा परिसर खरगोन ये भी सही है, जिम्नास्टिक यहाँ है खरगोन में। कन्या क्रीड़ा परिसर जबलपुर, जबलपुर में साइकिलिंग है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। कन्या क्रीड़ा परिसर झाबुआ मतलब बैडमिंटन। तो दोस्तों झाबुआ में बैडमिंटन का नहीं है, किसका है? तीरंदाजी का। किसका है दोस्तों? तीरंदाजी। तो झाबुआ कन्या क्रीड़ा परिसर झाबुआ में क्या है? तीरंदाजी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के संबंध में कथन सत्य कथन। किसके? वित्त और विकास निगम के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला है यह 2001 में स्थापित हुआ। इसे कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत लाइसेंस दिया गया। पहला ऑप्शन है दोस्तों केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों असत्य। सत्य कथन बताइए आप लोग। दोस्तों आपका सही आंसर जल्दी से बताइए, देखते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना 2001 में हुई थी, ये कथन बिल्कुल सही है। इसकी गठन जो हुआ था इसे कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत लाइसेंस दिया गया, ये भी आपका सही है। मतलब ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 दोनों ही आपके सत्य कथन है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1994, 29 जून 1995, 29 जून 1994 और 12 जुलाई 1995। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? कमेंट करके जल्दी से बताइए। दोस्तों आपका सही आंसर होगा इसकी स्थापना 29 जून 1995 की गई थी। कब? 29 जून 1995 की गई थी। इसके बारे में आइए जानते हैं। यह सांविधिक एवं बहुसदस्यीय निकाय है पहला। दूसरा बात करते हैं, इसमें कुल 3 अशासकीय सदस्य होते हैं। अशासकीय होते हैं दोस्तों, शासकीय नहीं, अशासकीय सदस्य।
और ये जो 3 अशासकीय सदस्य हैं इसी में से एक होता है अध्यक्ष और 2 होते हैं सदस्य। क्या होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। इनकी कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? 3 वर्ष का। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 3 वर्ष का। आयोग का एक सचिव होता है। और इसमें कम से कम 2 अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने चाहिए। कितने? कम से कम 2 अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने चाहिए। नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति अध्यक्ष प्लस सदस्य दोनों की नियुक्ति दोस्तों राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और ये लोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं? ये अपना रिपोर्ट अध्यक्ष और सदस्य ये दोस्तों अपना रिपोर्ट किसे देंगे? राज्य सरकार को ही देंगे। किसे देंगे? राज्य सरकार को देंगे। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो कौन है? तो गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी अध्यक्ष वर्तमान में। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है। तो ये अध्यक्ष इम्पॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी इम्पॉर्टेंट है। कार्यकाल कितने वर्ष का है ये भी इम्पॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 2008 में हुई। यह अमरकंटक के अनूपपुर में स्थित है। यह भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय है। देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है केवल फर्स्ट सही, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3 सही, तीसरा ऑप्शन है केवल 3 सही और दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो जल्दी से बताइए कौन से कथन सत्य हैं। आइए देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में, मतलब ये भी सही है। अवस्थिति कहाँ है? मतलब ये है कहाँ? तो अनूपपुर के अमरकंटक में है, ये भी सही है। ये भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय है दोस्तों, ये भी सही है। मतलब आपके कथन फर्स्ट, कथन सेकेंड और कथन थर्ड तीनों ही कथन आपके सही हैं, मतलब सभी कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, मध्य प्रदेश में वर्ष 1964 में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना हुई। दूसरा, 1965 में इसका नाम बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका केवल फर्स्ट, दूसरा है केवल सेकेंड, तीसरा है दोनों कथन सत्य, चौथा है दोनों कथन असत्य। चौथा ऑप्शन है आपका दोनों कथन असत्य। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। दोस्तों आपका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। तो आदिवासी मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना 1964 में हुई, मतलब ये सही है। 1965 में इसका नाम बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया, ये भी सही। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि दोनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नार्थ का फुल फॉर्म है, NIRTH का फुल फॉर्म है। पहला ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, दूसरा है न्यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, तीसरा नेशनल आइडियोलॉजी ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, चौथा है नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ।
क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के संबंध में सत्य कथन। सत्य कथन पूछा किसकी? राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान। पहला ऑप्शन, इसकी स्थापना जबलपुर में 1984 में की गई थी। आरएमआर सिटी इस अपनी मुख्य इमारतें में अप्रैल 2002 में स्थानांतरित की गई, या इसका नाम 2014 में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कर दिया है। पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3, चौथा ऑप्शन है केवल 3। जल्दी से बताइए कौन से कथन सत्य हैं। दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपके सही है। मतलब कथन पहला भी सही, कथन दूसरा भी सही और कथन तीसरा भी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम ने आर्थिक एवं स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन कब से प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन 1 जनवरी 1994, दूसरा ऑप्शन 1 अप्रैल 1995, तीसरा ऑप्शन 1 जनवरी 1995, चौथा ऑप्शन 1 अप्रैल 1994। तो जल्दी से बताइए कि आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की ने आर्थिक व स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन कब प्रारंभ किया? तो आपका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1995 को किया। कब किया? 1 अप्रैल 1995 को। देखते हैं इसके बारे में। इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की धारा के अंतर्गत, कौन सी? 1956 की धारा के अंतर्गत किया है। उद्देश्य या कार्य देख लेते हैं इसके। उद्देश्य या कार्य, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास करना, इसका क्या है? उद्देश्य है। और दूसरा दोस्तों, ये क्या कार्य करता है? शोषण को समाप्त कर, मतलब आदिवासी लोगों के शोषण को क्या करता है? समाप्त कर, उन्हें विकसित कर, समाप्त करेगा उनके शोषण को और विकसित कर गरीबी रेखा से ऊपर लाने का कार्य करेगा। किससे? गरीबी रेखा से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। यह संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। 1989 में इसमें तकनीकी कार्यक्रम के आयोजन को भी सम्मिलित किया गया था। पहला ऑप्शन है केवल पहला सत्र, दूसरा सत्र, दूसरा व तीसरा सत्य, या फिर 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों देखते हैं। तो मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, ये भी सही है। यह संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत आया, ये भी सही है। 1989 में तकनीकी कार्यक्रमों के आयोजन को भी सम्मिलित किया गया, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन, तीनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उद्यमी विकास संस्थान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन,
यह मार्च 1990-80 को स्थापित हुआ था। दूसरा, इसका पंजीयन फर्म एवं सोसाइटीज भोपाल द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका केवल पहला सत्य, केवल दूसरा सत्य, तीसरा है 1 और 2 दोनों सत्य, चौथा है 1 और 2 दोनों असत्य। जल्दी से बताइए कौन सा कथन आपका सही है। आइए बात करते हैं। तो उद्यमी विकास संस्थान, इसकी स्थापना 20 मार्च 1980 को स्थापित हुआ, मतलब ये भी सही है। इसका पंजीयन फर्म्स एंड सोसाइटीज भोपाल द्वारा किया गया है, ये भी सही, मतलब ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर सी दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोला है, असत्य, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन बताना है। पहला कथन है, जनजाति कार्य विभाग मंत्री इस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष हैं। दूसरा कथन है, जनजाति कार्य विभाग के प्रमुख सचिव इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष होते हैं। तीसरा है, सोसाइटी के संचालक मंडल की बैठक प्रति 3 माह में आयोजित किए जाने का प्रावधान है। पहला ऑप्शन है केवल 1 सत्य, दूसरा है 2 और 3 सत्य, तीसरा है 1, 2 और 3 सत्य, चौथा है 1 और 2 सत्य। जल्दी से बताइए कौन से ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं। मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंसी एंड आश्रम एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसाइटी के संबंध में, तो जनजाति कार्य विभाग मंत्री इस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है। जनजाति कार्य विभाग के प्रमुख सचिव इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। सोसाइटी के संचालन मंडल की बैठक के प्रति 3 माह में आयोजित किए जाएंगे, तो ये भी आपके सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़े जनजाति जिलों में कितने समूह बाहुल्य 15 अभिकरण गठित किए हैं? कितने समूह बाहुल्य के 15 अभिकरण? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 15। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर, करेक्ट आंसर, मतलब बाहुल्य क्षेत्र 15 अभिकरणों में कितने हैं? 11 हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आपको पता ही होगा, बैगा, भारिया और सहारिया, ये 3 विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है। इनमें दोस्तों एक अध्यक्ष होते हैं, एक क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, वह 3 अशासकीय सदस्य होते हैं। सदस्य इसके मुख्यालय के बारे में देखते हैं। किसके मुख्यालय? तो दोस्तों मुख्यालय हर जनजाति से संबंधित अलग अलग हैं। तो सहरिया जनजाति से बात कर लेते हैं। सहरिया जनजाति का मुख्यालय कहाँ कहाँ है? तो ये बात कर लेते हैं। श्योपुर कलां। श्योपुर कलां, इसके अंतर्गत जिला कौन कौन सा आएगा? श्योपुर आएगा, मुरैना आएगा, भिंड आएगा। दूसरा हो जाएगा सहरिया में ही शिवपुरी, तीसरा हो जाएगा गुना और चौथा हो जाएगा ग्वालियर। तो सहरिया की जनजाति के अंतर्गत कितने हैं? 4 हैं। आगे बात करते हैं भारिया जनजाति। भारिया जनजाति में कितने हैं? 1 है। कौन सा? तामिया, ये पातालकोट, छिंदवाड़ा पातालकोट। यहाँ पे कितने ग्राम? 12 गांव, 12 गांव में है 1। आगे बात करते हैं बैगा जनजाति के बारे में। तो बाकी जितने भी बच्चे के यहाँ कहाँ हैं? बैगा। कितने हैं बैगा जनजाति से संबंधित? 6। किस किस जिले में है? तो मंडला में है,
शहडोल में है, डिंडोरी में है, उमरिया में है, अनूपपुर है और बालाघाट। हो गए 11। देखते हैं, सहरिया में 4 हैं, भारिया में 1 है, 4 1 5 और बैगा में 6, कुल कितने हो गए? 11 हो गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय किन किन जिलों में स्थापित है? जल्दी से बताइए। पढ़ चुके हैं। पहला है ग्वालियर, दूसरा गुना, तीसरा इंदौर, चौथा ग्वालियर। पहला ऑप्शन 1 और 2, दूसरा ऑप्शन 2 और 3, तीसरा ऑप्शन 1 2 और 3, चौथा ऑप्शन 3 और 4। जल्दी से बताइए कहाँ हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ है दोस्तों। तो ये इंदौर में है, गुना में है, जबलपुर में है और श्योपुर में। मतलब कहाँ नहीं है? ग्वालियर में नहीं है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब तीनों कथन सही। मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संस्था TRI को नोडल TRI कब बनाया गया? मतलब TRI को नोडल TRI कब बनाया गया? पहला ऑप्शन सितंबर 2007, दूसरा ऑप्शन सितंबर 2008, तीसरा ऑप्शन अगस्त 2007, चौथा ऑप्शन अगस्त 2008। जल्दी से बताइए कब बनाया गया था। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा सितंबर 2008 में। संस्था TRI को नोडल TRI सितंबर 2008 में बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितने जनजाति समूह निवासरत हैं? जनजाति समूह निवासरत है कितने? पहला ऑप्शन 43, दूसरा ऑप्शन 45, तीसरा ऑप्शन 47, चौथा ऑप्शन 50। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 43। कितने? 43। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचित किया गया है? पहला आप ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर 7 डी है 7। जल्दी से बताइए कितने को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया है? तो ऑप्शन नंबर बी 3 को। कौन कौन से हैं? बैगा है, भारिया है और सहारिया है। इनके क्षेत्र के बारे में आप हमारे पिछले वीडियो में चले जाइएगा, पिछली क्लास में, जिसमें अपन ने बैगा सहारिया, बैगा, भारिया और सहारिया तीनों से संबंधित हमारे MCQs चल चुके हैं। उन पे इनके बारे में कहीं कहीं डिटेल भी बताया गया है। तो आप वहाँ जाके हमारा पिछला वीडियो देखना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। शहरीय विकास अभिकरण बालाघाट, बैका विकास अभिकरण तामिया और भारिया विकास अभिकरण गुना है। पहला ऑप्शन 1 2 3, दूसरा ऑप्शन 3 1 2, तीसरा ऑप्शन 1 3 2 और चौथा ऑप्शन है 3 2 1। जल्दी से बताइए कौन किससे सम्मिलित है। जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं। तो अभी पढ़े थे शहरीय विकास अभिकरण। शहरीय विकास अभिकरण पिछले वीडियो में आप चले जाइए, क्या पढ़े थे जल्दी से बताइए। गुना पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? गुना। मैं पिछली क्लास दिखा भी देखता हूँ, पिछला वीडियो कहाँ पे पढ़े थे। ये शहरिया पढ़े थे क्या? गुना, शिवपुर, शिवपुरी और ग्वालियर। कहाँ हो गया?
सहरिया का गुना, सहरिया का गुना। और सहरिया जनजाति यदि इससे समझ में नहीं आ रहा तो सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मध्य प्रदेश की उत्तर में निवास करती है। कहाँ? उत्तर में। उत्तर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहरिया। तो उसका जो भी विकास अभिकरण क्या होगा? उत्तर में होगा। उत्तर में हमारा कौन सा जिला है? गुना है। बैगा विकास अभिकरण, तो बैगा कहाँ पड़े थे? अनूपपुर, दिंडौरी, मंडला, बालाघाट, मतलब बालाघाट में। और भारिया विकास करण कहाँ पड़े? छिंदवाड़ा, मतलब तामिया में। तो देखते हैं पहले का तीसरा किस पे है? ऑप्शन नंबर बी में। और अभी देखते हैं दूसरे किस में है? ए में। दूसरे का पहला और तीसरे का कहा है? क्या है? दूसरा, मतलब 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर बी इज द आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये है आज का लास्ट प्रश्न। आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो केंद्र का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है अरुणिमा, दूसरा ऑप्शन है वंदना, तीसरा ऑप्शन है संवेदना और चौथा ऑप्शन है नवजीवन। जल्दी से बताइए आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो केंद्र का नाम क्या है? जल्दी बताइए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। तो आपका सही आंसर होगा वन्या में। ये 2024 में आ चुका है वन्या से संबंधित क्वेश्चन। तो इसकी स्थापना देखते हैं। तो स्थापना इसकी हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। हुआ कहाँ था स्थापना? तो वो हुआ था भोपाल में। इसमें क्या होता है? तो ये स्थानीय भाषाओं में आदिवासी कल्याण योजना। कौन सा? स्थानीय भाषाओं में आदिवासी कल्याण योजना चली है। मतलब उनकी भाषा में संबंधित उनको सूचनाएं प्रदान की जाती। किस चैनल में की जाती है? चैनल पूछेगा वन्या सामुदायिक रेडियो में। किसमें? वन्या सामुदायिक रेडियो में। 2024 में पूछा गया था वन्या अभिकरण मतलब कहाँ है? तो ये था 1980 का। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।